साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो का टाइटल थंबनेल जो भी हो, लेकिन रियल थंबनेल है सीधी बात, नो बकवास। आज हम हमारे YouTube चैनल पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। यदि आप हमारे पहले ढेरों वीडियो यदि सुन भी चुके हैं ना, तो इस वीडियो का एक एक शब्द वापस सुने। कारण यह है कि ऐसा वीडियो न पहले बना था न आगे बनेगा, इसीलिए एक एक शब्द को सुने। और यहां पर मैं स्पष्ट कहूंगा कि इस वीडियो पे हम कमेंट्स ऑफ रखेंगे। कारण यह है कि यदि जो बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं उनसे संबंधित कोई और डिटेल आपको चाहिए तो ऑलरेडी डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर बने हुए हैं, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथियों, जब भी कोई, आज मैं मुद्दे की बात करूंगा, पहली बात कह रहा हूं, इसीलिए आप ये सोचना मत कि न मैं महाभारत के उदाहरण देने वाला हूं न रामायण के। आज केवल लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर बात होगी। कोई इंसान मल्टीपल लोन के दलदल में धंस चुका है, अनसिक्योर्ड लोन है, लोन भरने की स्थिति ही नहीं है। स्थिति इस कदर विकट हो चुकी है कि उसके सामने जीवन को छोड़ देना, अपना एरिया छोड़ देना, परिवार को दुखी कर देना, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई चल अचल स्वतंत्र संपत्ति नहीं है कि वह व्यक्ति अपने लोन की ईएमआई का भुगतान कर पाए। यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो मल्टीपल डेब्ट का शिकार हो चुके हैं और जो तिल तिल करके मर रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उनके लिए ब्रह्मास्त्र है वीडियो। इसीलिए सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपका कोई मित्र, चीर परिचित रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंस चुका है ना, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप उसकी जिंदगी के तारणहार बन सकते हैं। और दूसरी बात, पूरा वीडियो देखे बिना कॉल मत कीजिएगा। कॉल बुक कराने की आवश्यकता ही नहीं है यदि आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो। अब बात करते हैं कि कोई इंसान ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है कि वह लोन डिफॉल्ट हो चुका है या लोन डिफॉल्ट होने वाला है। अब उसको सिविल स्कोर की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका सिविल स्कोर वैसे ही जाने वाला है। तो आज जैसा कि थंबनेल में है, हर टॉपिक टू टॉपिक बात होगी और पहली बात होती है प्रायर नोटिस। आपने हमारे वीडियो के अंदर कई बार सुना है कि प्रायर नोटिस देना चाहिए। कई साथी हमें कहते हैं कि सर प्रायर नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, आप किसी फॉर्मेट पे मत चलिए। मैंने मेरे चैनल में हमेशा एक बात क्या कही है कि नजदीकी एडवोकेट से मिले। हम कभी ये नहीं कहते हम जवाब बना के दे देंगे, हम बात कर लेंगे, हम रिकवरी एजेंट को निपट लेंगे। नहीं, आपको अपने नजदीकी एडवोकेट से मिलना है, नजदीकी एडवोकेट से राय लेनी है। तो जब भी आपको लग जाए कि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है और अब आप ईएमआई भरने की स्थिति में नहीं है, तब आपको सबसे पहले कंपनी को प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि सर हम एडवोकेट्स के पास गए और जो वकील साहब हैं वो वकील साहब कहते हैं कि पहले कंपनी का नोटिस आने दो, हम उसके बाद नोटिस भेजेंगे। जी नहीं, अरे भाई, आप भी तो अपने इरादों से कंपनी को अवगत कराओ। जिस कंपनी ने आपने पहले लोन ले रखा है, आपकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री देखकर, आपका अच्छा सिविल स्कोर देखकर जिन्होंने लोन दिया है, यदि आप लोन को रीपेमेंट करने में असमर्थ हैं तो आपको विधिक आधारों पर कंपनी को, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस और कंपनी के ब्रांच ऑफिस, आपको एक प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। प्रायर नोटिस में आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी फैमिली कंडीशन, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना है उनके बारे में, और इसके अलावा आपको सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट एंड लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चर, जो बेनिफिट आप चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि ये बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, आप ऐसा नोटिस भेजिए। आप ये परवाह मत कीजिए कि कंपनी आपको रिप्लाई देगी
कि नहीं देगी। और कई लोग मेल मेल का खेल खेलते हैं। मैं यही कहूंगा, आपको मेल के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। यदि आप प्रायर नोटिस भेजते हैं तो प्रायर नोटिस खुद के नाम से भेजें, खुद वकील न बने, एक अच्छे वकील से ड्राफ्ट करवाएं। आप सजेशन चाहते हैं, सजेशन हमसे ले सकते हैं कॉल बुक करवा के। अब आपने प्रायर नोटिस भेज दिया तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी होती है कि अगर आप कंपनी के ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर ब्रांच ऑफिस, जितनी जगह आप नोटिस भेज रहे हैं उनसे एक कॉपी एक्स्ट्रा निकालिए। वो एक कॉपी एक्स्ट्रा आपके रिकॉर्ड के लिए होनी चाहिए और उस रिकॉर्ड कॉपी पर आप जो पोस्ट से भेजोगे ना, वो पोस्ट ऑफिस की रसीदें लगाइए और 4 दिन बाद ऑनलाइन इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग पे जाकर उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकालिए। ये पहला काम है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो लोन डिफॉल्ट हुआ है, होने वाला है और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट का शिकार हुआ है, तो उनको प्रायर नोटिस भेजना ही चाहिए। आप ये ना सोचे कि वो क्या रिप्लाई देंगे, वो मॉरिटोरियम देंगे नहीं देंगे, लोन रीस्ट्रक्चर करेंगे नहीं करेंगे, वो कानूनी केस करेंगे नहीं करेंगे। अरे भाई, कंपनियां तो आपको दम नोटिस भेजती है, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, मेल, पोस्ट, लेकिन आपको पोस्ट ध्यान रखनी है। तो प्रायर नोटिस भेजने के बाद जिन भी वकील साहब के माध्यम से आप प्रायर नोटिस भेजते हैं, उनसे बनवाइए इंटीमेशन लेटर। अब कई लोग पूछते हैं, सर इंटीमेशन लेटर क्या होता है? नोटिस ही इंटीमेशन लेटर है? जी बिल्कुल नहीं। आपने कंपनी को नोटिस भेजा है, किन आधारों पे भेजा है, उसके आधार पर इंटीमेशन लेटर बनाइए, ताकि कोई रिकवरी एजेंट जब आपके घर पे आकर आपके साथ बदसलूकी करे, बदतमीजी करे, तब भारतीय रिजर्व बैंक, ट्राई, RBI, cybercrime.gov.in और BNSS और BSA और BNS, यानी कि टोटली कानूनों का प्रयोग करते हुए आपको एक इंटीमेशन लेटर बनाना है, जो किसी भी रिकवरी एजेंट जब बदसलूकी करे तो उसके हाथ में आपको पकड़ाना है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि कंपनी से मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है। और दूसरी बात यह है, ये इंटीमेशन लेटर क्यों जरूरी है? कई लोग अपने चैनल्स के अंदर रिकवरी एजेंट को गलत कहते हैं। मैं भी कहता हूं, गलत वो रिकवरी एजेंट है जो गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हैं, जो अभद्र भाषा में बात करते हैं, जो व्यक्ति को हैरेस करते हैं। लेकिन रिकवरी एजेंट का भी अपना जॉब है, उनको पैसा ही उस चीज का मिलता है कि वह आपसे रिकवरी करे। उनको एक टारगेट दिया जाता है। आपने सुना होगा, एक कलेक्शन मैनेजर ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी? क्योंकि बर्डन इतना था। जब आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आता है और कहता है कि आपकी रिकवरी की फाइल मुझे दी गई है, जब उसके हाथ में आप इंटीमेशन लेटर पकड़ाओगे ना, उसे कहोगे साइन करो और जाके कंपनी में दो, तो वो कंपनी में जाकर आपके नाम से ये कह सकता है कि बंदे ने भाई ऑलरेडी मुझे लेटर दिया है, मैं उसको हरेस नहीं कर सकता हूं। वह इंटीमेशन लेटर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी काम आता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके वहां पर आकर बदतमीजी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, और अगर आप पुलिस को बुलाते हो तो पुलिस है वो आपको क्या कहती है, आपने लोन लिया, आपको तो भरना पड़ेगा। आप कुछ मत करो, आप वो इंटीमेशन लेटर की कॉपी जो है वो उस पुलिस अधिकारी को दो जो आपके वहां आया है, जो आपको ये कह रहे हैं कि आपको लोन लिया है तो भरना ही पड़ेगा। इंटीमेशन लेटर पढ़ते ही खुद पुलिस अधिकारी महोदय कहेंगे, अरे भाई निकल ले तू, मामला गंभीर है, नहीं तो मुझे तुझे लपेटे में लेना पड़ेगा। तो इंटीमेशन लेटर की यह महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आपने प्रायर नोटिस दे दिया, यदि आपने इंटीमेशन लेटर बना दिया, तो रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी, तानाशाही खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। रिकवरी एजेंट जब आता है ना, और जब इंटीमेशन लेटर देते हो तो टोटली गाइडलाइन उसके अंदर लिखी होती है। आपको मुंह से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है और न ही गुंडागर्दी करने की आवश्यकता है। कल हमारे YouTube वीडियो पे एक भाई ने कमेंट्स किया था कि सर एक एजेंट आया और हमने उसके साथ पिटाई कर दी, पेट्रोल डाल दिया, उसका बैग यहाँ रह गया, बैग में 30,000 है, क्या हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? हम खुला कहते हैं कि आपको गुंडागर्दी नहीं करनी है। कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है, आपसे रिकवरी कर रहा है, आप उसको प्यार से समझाइए, और अगर वो गुंडागर्दी करे ना तो उसका जवाब होता है। और अगर उसने गलत किया है ना,
आपके घर का कोई मटका फोड़ा है, कोई पर्दा फाड़ा है, कोई नुकसान कर दिया है, तो इस मामले में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई चीज उसकी रह गई है ना, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर आप खुद जमा करा दो। आप बताओ, कंपनी को एक रिकवरी एजेंट आया था, वो घर में बैठ के तानाशाही करने लगा, गुंडागर्दी करने लगा, तो मैंने सीधे ही उसको डांट फटकार लगाई, वो भाग गया, लेकिन उसका बैग और बाइक यहाँ रह गई, मैं थाने में जमा करा रहा हूं। आप पुलिस थाने में जमा करा दीजिए और आप 100 या 112 नंबर पे फोन करके इस चीज को भी नोट करा दीजिए। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह जवाब उनको है। अब बात करते हैं कि यदि आपने इंटीमेशन लेटर का सही प्रयोग कर लिया, यदि आपने प्रायर नोटिस का सही इस्तेमाल कर लिया, तो रिकवरी एजेंट कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं कर सकते। अब कंपनी के पास बचता है सेक्शन 25। एक बात बताऊं, आप कोई भी लोन लेते हैं ना, उस लोन की ईएमआई होती है 24, 36, 48, 50, 60, 84। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट प्रोविजन करता है केवल और केवल एक ईएमआई की बाउंसिंग का। यानी कि एक ईएमआई बाउंस के लिए एक ही केस होता है। हमें एक दो लोगों ने ऐसे नोटिस भेजे जिसमें टोटल लोन अमाउंट लिख दिया था, तो उसका जब रिप्लाई दिया ना, वो केसेस फाइल नहीं होते हैं। उसके बाद वो नोटिस जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आना चाहिए। कोर्ट कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं है कि उनके मेल के नोटिस को स्वीकार कर लेगी। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और सेक्शन 25 का मुकदमा यदि कोई कंपनी फाइल करती है ना, मैं आपको बता दूं, पहले 15 डेज का नोटिस, उसके बाद 15 डेज पास होने के बाद 30 डेज के अंदर वो केस फाइल करेंगे। फिर केस पे कॉग्निजेंस के लिए बीएनएसएस के अंतर्गत एक नोटिस आपको मिलेगा कि इस पे कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। आपको क्या कहना है? आप एपियर नहीं हुए, कोर्ट में कॉग्निजेंस हुआ, समन आया, समन आने पर किसी कारण से अगर आप नहीं पहुंच पाए या कोर्ट नहीं गए, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी, और बेलेबल वारंट से अरेस्ट वारंट बनते बनते कन्वर्ट होते होते वैसे ही 2 से 3 साल निकल जाते हैं, और कई केसेस की तो तामील ही नहीं होती है, सालों सालों। इसके पीछे कारण ये है कि आप रहने वाले यूपी के हैं और वो आपके ऊपर केस फाइल क्या कर रहे हैं, दिल्ली में। आप रहने वाले उदयपुर के हैं और वो आपके ऊपर केस फाइल क्या कर रहे हैं, चेन्नई में। ऐसी स्थिति में वारंट और समन्स की तामील भी इजीली नहीं हो पाती है। सेक्शन 25 के मैटर में डिटेल वीडियो हमारे इसी चैनल पर बना हुआ है, जिसको आप देख सकते हो, जिसमें A to Z हमने जानकारी दी हुई है। आपके दिमाग के जितने भी वहम है वो सारे खत्म हो जाएंगे। यानी कि आप चैनल पे जाइएगा और देखिएगा सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट को घर बैठे कैसे निपटा है। आप उस वीडियो को देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम सीधे कहां पर, आर्बिट्रेशन। यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है और प्रायर नोटिस यदि आपके किसी अच्छे वकील साहब ने बनाया है, कंपनी ने उसका रिप्लाई दिया, आपने उसका रिप्लाई कर दिया, कंपनी देखती है जब सेक्शन 25 फेल हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, अब रिकवरी एजेंट्स डराने धमकाने में नाकाम रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति के अंदर वह आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं। लेकिन कंपनियां ये भूल जाती है कि बंदे ने प्रायर नोटिस दिया है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, सारी एनबीएफसी कंपनियों की एक ही गलती है, उनकी सेल्स टीम, उनकी लीगल टीम, उनकी ऑफिस टीम, उनकी कॉलिंग टीम, उनकी रिकवरी टीम के अंदर कोई भी सामंजस्य नहीं होता है। यानी कि उनके अंदर एक रूपता होती नहीं है। यानी कि आपने प्रायर नोटिस दिया, अगर वो लीगल डिपार्टमेंट को नहीं गया, उनकी जानकारी में नहीं है, इन्होंने सीधा आपके ऊपर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया। कई लोग कहते हैं कि सर हम आर्बिट्रेशन का रिप्लाई भी देते हैं ना, बार बार नोटिस भेजते हैं। कारण क्या है? वो चाहते हैं कि आप एक बार डिफॉल्ट हो जाओ, आप एक बार जवाब नहीं दे पाओ, किसी तरह वो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर ले। अगर उन्होंने एक बार नोटिस भेजा, 2 बार नोटिस भेजा, 3 बार नोटिस भेजा, रिजॉइंडर भेजा, आपने यदि प्रत्येक का कानूनी तरीके से जवाब दे दिया ना, आप वो भले मेल खेले, आपको भले मेल में रिप्लाई करना, लेकिन हमारा कहना होता है कि कोई भी रिप्लाई भेजे, कोई भी कागज भेजे, कोई भी सूचना पत्र नोटिस भेजे, जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे, एक कॉपी खुद के पास रखे, उस पर डाक रसीद लगाए, उसके बाद 8 दिन बाद उसके डिलीवरी रिपोर्ट निकाले। डिलीवरी रिपोर्ट निकालने पर ये आपके 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला प्रायर नोटिस, दूसरा डाक रसीद और तीसरा डिलीवरी रिपोर्ट। और ये तीनों ही डॉक्यूमेंट कोर्ट में एग्जिबिट होते हैं, प्रदर्शमार्क होते हैं।
ये एविडेंस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यदि आपने प्रायर नोटिस जारी कर दिया है, यदि आपने आर्बिट्रेशन के मैटर में प्रॉपर रिप्लाई टाइम टू टाइम दे दिया है, तब यदि ये आर्बिट्रेशन अवार्ड पास भी कर देते हैं ना, तो उस अवार्ड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं सर हमने आर्बिट्रेशन का अवार्ड में, हमारे एक सत्यपाल जी करके है, उनका एक सवाल था कि सर मैंने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन फाइल किया था, बावजूद इन्होंने अवार्ड पास कर दिया, लेकिन अवार्ड इन्होंने 2022 में पास कर दिया, 2024 समाप्त होने को है, लेकिन ये अवार्ड एग्जीक्यूट क्यों नहीं करा रहे। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर इस साल के अंदर 24,000 अवार्ड पूरे मिला के खारिज कर दिया है। कारण क्या बताऊं मैं आपको? कारण ये है कि आप जिस जिले के रहने वाले हैं, कोई आप उनके इकलौते क्लाइंट तो है नहीं, उन्होंने आपके वहां कम से कम 1,000 लोगों को लोन दिया, या मान लीजिए 10,000 लोगों को लोन दिया। अब जाहिर सी बात है कि 25% एनबीएफसी का जो है डिफॉल्ट होता ही होता है। अब उन्होंने 25% लोग यानी कि 2,500 लोगों के खिलाफ उन्होंने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की। अब उन 2,500 लोगों में सिर्फ 25 लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया। अब 25 लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया तो उन्होंने प्रत्येक नोटिस का जवाब दे दिया, भले ही इन्होंने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर दी, लेकिन जब ये एग्जीक्यूशन के लिए लाते हैं ना, तो उन 25 लोगों के खिलाफ जिन्होंने की ऑब्जेक्शन फाइल किया है, उनकी फाइल को कभी भी एग्जीक्यूशन पे नहीं लगाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि 2,500 में जो 2,475 फाइलें ऐसी है जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया ही नहीं, उनका जब वो एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे ना, तो वहां पर जाहिर सी बात है, सामने वाला जब आता है तो वह कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाता है कि मैंने ऑब्जेक्शन लिया था। लेकिन वह 25 लोग जिन्होंने प्रायर नोटिस दिया है, जिन्होंने सेक्शन 25 का जवाब दिया है, जिन्होंने 138 का जवाब दिया है, जिन्होंने की इंटीमेशन लेटर भी तैयार किया है, जिन्होंने की प्रत्येक आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब भी दिया है, वो अपनी फाइल के साथ पहुंचते हैं कोर्ट में। ये साहब इनका मेल आया, मैंने मेल किया, ये इनकी पोस्ट आई, ये पोस्ट से भेजा, ये डाक रसीद, ये डिलीवरी रिपोर्ट। अब ऐसी स्थिति के अंदर आर्बिट्रेशन अवार्ड को खोल के पढ़ा जाए तो आर्बिट्रेशन अवार्ड ने ये लिखा ही नहीं कि हमें इनका जवाब प्राप्त हुआ। कई जने लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में स्वीकार होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट स्वीकार नहीं होगी, मेल स्वीकार नहीं होगी। आप इन चीजों पे जाओ ही मत, आपको हिंदी भाषा के अंदर ही जवाब देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, इसके लिए मैं इस वीडियो बनाऊंगा। अगर यदि आप आर्बिट्रेशन के मैटर में प्रभावी कार्रवाई करना चाहते हैं, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि आपको हिंदी भाषा में जवाब देना चाहिए। क्यों, अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही टेक्निकल चीज है, बताऊंगा तो आप हंसेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा करना नहीं चाहता हूं, आज मैं टॉपिक टू टॉपिक चलना चाहता हूं। तो ये 2,475 लोग जो है ना, जिन्होंने कोई आपत्ति दी नहीं, उनके पास कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है, वो कोर्ट में अपियर होकर बात कर पाए, लेकिन ये 25 लोग अपने जवाब के साथ पेश होंगे और डॉक्यूमेंट के साथ पेश होंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट है उनके साथ पेश होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो 25 के 25 अवार्ड चल नहीं पाएंगे और वो खारिज हो जाएंगे। अब जब 25 अवार्ड खारिज हो जाएंगे तो कोर्ट में जज साहब की नजर में, माननीय न्यायाधीश की नजर में ये बात क्लियरली सामने आ जाएगी कि भाई इस तरीके से आर्बिट्रेशन हो रहा है कि लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लोग जवाब भेज रहे हैं, उसके बाद भी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि ये आर्बिट्रेशन मैटर ही फर्जी है और वो 2,475 के 2,475 अवार्ड भी खारिज किए जा सकते हैं उन्हीं आधारों पर। और यही कारण है कि उन 25 अवार्डों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथियों, एक बात को मैं लीगल टर्मोलॉजी की बात करता हूं। एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब चैनल पर सीधी बात, नो बकवास होती है, अगर है तो बता देना, मान जाऊंगा। और दूसरी बात, हम कभी ये नहीं कहते कि कोई जवाब हमसे तैयार करो। हम प्रत्येक व्यक्ति को सजेशन देते हैं कि वो नियरेस्ट एडवोकेट से मिले, उनसे कंसल्ट करे, उनसे जवाब तैयार कराए, और यदि वो हमारा सजेशन लेना चाहता है वो जवाब हमको भेजे। उसमें किसी सुधार की आवश्यकता होगी तो हम सहर्ष बताएंगे, मात्र कॉल बुकिंग के अंदर। वैसे कॉल बुकिंग की सर्विसेज अब बंद करने वाले हैं क्योंकि काफी तनाव झेलने पड़ रहे हैं। तो
जो ऑलरेडी कॉल बुक में चल रहे हैं उनको तो सर्विसेज हमेशा मिलती रहेगी, बट नए कॉल बुक लेना कुछ समय बाद हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। मे भी पॉसिबल कि अगले माह से ये हो सकता है। तो साथियों, यहां पर हम कहां से चले थे? प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट्स। रिकवरी एजेंट से डरना नहीं, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। कोई कहे ना मैं आपके घर पे आके तमाशा करूंगा, एक ही बात है, आके देख लो। हमें कमजोर समझाए क्या? हाथों में चूड़ियां पहन रखी क्या? आके देख लेना क्या। और इंटीमेशन लेटर होगी ना तो आप पुलिस को भी फोन कर सकते हो, क्योंकि इंटीमेशन लेटर पढ़ के खुद पुलिस बोलेगी आपके पक्ष में। आप ये मत सोचना लोन आपने लिया है तो पुलिस आप पे दबाव बनाएगी। इंटीमेशन लेटर का पावर ये होता है कि पुलिस भी उन शब्दों के अर्थ समझती है। उसके बाद सेक्शन 25 पे बोला, 138 पे बोला, आर्बिट्रेशन का मैटर मैंने बता दिया। अब साथियों ऐसा है, ये सारी जो प्रक्रिया चली ना, वैसे तो आप लोन डिफॉल्ट होने वाले थे, लोन डिफॉल्ट आप कर चुके हो, पे कर नहीं पा रहे हो, सिविल की गई, सिविल को छोड़ दो। अब इन सारे स्टेजेस के अंदर अब क्या हुआ? आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, लोन एनपी हो गया। अब जब सेक्शन 25 से मामला नहीं निपटा, 138 एनआई एक्ट से नहीं निपटा, रिकवरी एजेंट से नहीं निपटा, आर्बिट्रेशन से नहीं निपटा, तो मैटर आता है सेटलमेंट पे। और सेटलमेंट केवल आप और बैंक के बीच में होता है, तीसरे किसी पार्टी की इसमें भूमिका नहीं होती है। यह बात ध्यान रखिए। लोन सेटलमेंट 10% में भी होता है, 15% में भी होता है, यह बात मान के चलना। साथियों, लोन डिफॉल्ट से संबंधित ढेरों वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर रखे, हर टाइप की इंफॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन एक बात कहूंगा, इंसान हारता कहां है? इंसान हारता है अपने परिवार से, इंसान हारता है अपने सिविल स्कोर से। तो सिविल स्कोर की चिंता करना छोड़ दो, और लोन के दलदल में फंस चुके हो और अपने परिवार को नहीं बता पा रहे हो। कैसे बताऊं अगर ये मन में आ रहा है ना? तो इसी एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है जिसका थंबनेल है, अपने परिवार वालों को वीडियो भेज दो और एक रिक्वेस्ट कर दो, इस वीडियो में जो भाषा बोली गई है ना उसको पूरा सुनना, ये भाषा मेरी है, आप भले गायब हो जाओ। मैं दावा करता हूं कि इस मुन्ना भाई एमबीबीएस, जी हां, ऐसे शब्दों को यूज करता हूं मैं, क्योंकि आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को उसी तरह बयां करने की कोशिश की है जिसे मुन्ना भाई एमबीबीएस ने एफएम के जरिए एक लोन के दलदल में फंसे व्यक्ति को जो आत्महत्या करने की सोच रहा था, उसको उसके पिता के पास भेज दिया और उसके पिता ने धन्यवाद कहा मुन्ना भाई एमबीबीएस को। तो वो भूमिका हम आपके लिए निभाना चाहते हैं। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में आपने हमारे ढेरों वीडियो सुने होंगे, लेकिन ये वीडियो टॉपिक टू टॉपिक है जिसमें कई सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। और फिर भी जो जो टॉपिक्स मैंने लिए, चाहे वो रिकवरी एजेंट लिया, आर्बिट्रेशन लिया, सेक्शन 25 लिया, 138 एनआई एक्ट लिया, प्रायर नोटिस लिया, आर्बिट्रेशन रिप्लाई लिया, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हुआ होगा, आपके उत्साह को भरने वाला होगा। कमिटमेंट करता हूं, यदि मन में हौसला रखोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। आप फिर पुनः ऊंचा उठ सकते हैं। और सिविल स्कोर की टेंशन मत करना, लोन सेटलमेंट होते हैं ना तो भी बाद में लोन मिलते हैं। इसके लिए मेरा कल का वीडियो है, देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, एक एक शब्द को सुनने की कोशिश कीजिए। और यदि मन में कोई भी संदेह, कोई भी सवाल है, एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लोन डिफॉल्ट से जुड़े ढेरों वीडियो है, उनको देखिए। आपके हर सवाल का समाधान आपको मिलेगा। फिलहाल कॉल बुक करवा सकते हैं आप, लेकिन मैं भी पॉसिबल आगे अब बंद कर दी जाएगी। लेकिन वह तमाम लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं वो हमेशा जुड़े रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। और एक बात बताऊं, जब भी किसी नजदीकी वकील साहब के पास जाओ ना तो एक लोन का पूरा चार्ट बना के लेके जाओ, ताकि कम समय में वो आपको इजीली बात करें। और कोई ये कहे कि नहीं उनका नोटिस आने दो, तो फिर ये सलाह गलत है, मेरा कहना है। बाकी व्यक्तिगत निर्णय है आपके। मैंने कोशिश की कि आज एक अच्छा वीडियो आपके सामने पोस्ट कर पाऊं। इसी तरह अनेकों टॉपिक पर आपके हक और अधिकारों को लेकर एडवोकेट नरेंद्र जोशी की आवाज बुलंद होगी, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन, ये हमारा टाइटल है।
साथियों, शेयर करने की उम्मीद करता हूं। एक बात कहता हूं, 92% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। इतना सब कर दीजिए। धन्यवाद।